हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और IFRS 15 के स्टैंडर्ड में हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल था। स्टेप 1, स्टेप 2 को हमने डिटेल में कवर किया था और आज की डिस्कशन से हम अपना स्टेप 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से IFRS 15 जो हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, स्टेप 2 था आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट, और स्टेप 3 अब हम स्टार्ट करने लगे दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस डिटरमाइन करने के बाद उसे स्टेप 4 में हम अलोकेट कर रहे होंगे और स्टेप 5 के अंदर इसे एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसके हवाले से फर्दर मोडालिटीज को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन है हमारे पास कि ट्रांजिशन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन to which entity expect to be entitled in exchange for transferring goods and services to the customer, excluding amount collected on behalf of third parties, for example, sales tax. देखिए, ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन में है कि ट्रांजिशन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। यानी कि ट्रांजिशन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटेड कंसिडरेशन का नाम नहीं है, ट्रांजिशन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटेड प्राइस का नाम नहीं है, बल्कि ये वो प्राइस है, वो कंसिडरेशन है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपने कस्टमर से गुड्स एंड सर्विसेज के अगेन रिकवर कर सकोगे। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हमारे कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्राइस लिखी गई है, कोई स्टेटेड प्राइस है, कोई स्टेटेड कंसिडरेशन है, तो ट्रांजिशन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड प्राइस, नॉट द स्टेटेड कंसिडरेशन। ट्रांजिशन प्राइस वो प्राइस है, वो कंसिडरेशन है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देने के नतीजे में अपने कस्टमर से रिकवर कर सकोगे। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स ऑफर किया और इसकी फीस रख दी 20,000 और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इस कोर्स में मेरे पास लेट्स से कि 100 स्टूडेंट्स ने इनरोल करवा लिया। तो 20,000 की मैंने फीस रखी और 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवाया। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 स्टूडेंट 20 लाख रुपए मेरा रेवेन्यू हो गया, 20 लाख रुपए मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई और इस 20 लाख के अगेंस्ट मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूंगा। बल्कि इस केस में मैं ये देखूंगा कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या जो मेरा हिस्टोरिकल डाटा कहता है कि पास्ट में मैंने स्टूडेंट्स को जो फीस कम्युनिकेट की उसमें से मैं कितना % फीस स्टूडेंट से एक्चुअली रिकवर कर पाया। क्योंकि जब एक एडमिशन या एनरोलमेंट स्टार्ट होती है तो हमारे पास कुछ डिस्काउंट के केसेस भी आते हैं, कुछ कंसेशंस वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का अमाउंट हमारा बेड डेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर एक 20,000 रुपये की कोर्स के अगेंस्ट 100 स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करवाते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 20 लाख रुपए मेरा रेवेन्यू है, 20 लाख रुपए मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है। बल्कि यहाँ पे मैं ये देखूंगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए कि इस 20 लाख रुपए में से कितना अमाउंट मैं इफेक्टिवली क्लाइंट से रिकवर, अपने कस्टमर से रिकवर कर सकूंगा और वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस बन रही होगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल है आगा खान। आगा खान हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेड के लेट से चार्जेस हैं 20,000 पर बेड पर डे। आगा खान हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी बेड के चार्जेस लेट से 20,000 पर डे पर पेशेंट। खुदा न खास्ता आगा खान के करीब में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस कर देती है कि भाई जितने भी लोग इस ब्लास्ट में इंजर्ड हुए हैं उनको आगा खान में एडमिट करवाया जाए, उनका जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, उनकी जो भी फीस वगैरह है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से दे रही होगी। अब लेट्स से कि उस ब्लास्ट के अंदर लेट्स से कि 10 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, उन 10 लोगों को आगा खान में लाया जाता है और आगा खान में एडमिट करवाया जाता है और उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो आगा खान वाले ये नहीं करेंगे कि 20,000 पर बेड चार्जेस हैं और 10 पेशेंट्स हैं तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन प्राइस बन गई, 2 लाख रुपए रेवेन्यू बन गया। बल्कि आगा खान ये देखेगा कि इस तरह के सिनेरियो में, इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस में आज से पहले जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह की अनाउंसमेंट की तो उन्होंने हॉस्पिटल्स को कितना रिम्बर्स किया। हो सकता है कि उन्होंने हॉस्पिटल से कुछ कंसेशन लिया हो, कुछ डिस्काउंट लिया हो, 20,000 की जगह 12,000 पे किया हो, 20,000 की जगह 14,000 पे किया हो। तो इस सिचुएशन में आगा खान ये नहीं करेगा कि हमारे इमरजेंसी बेड के चार्जेस 20,000 है और 10 पेशेंट आ रहे तो हम 2 लाख का रेवेन्यू, 2 लाख की ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड कर ले। बल्कि आगा खान हॉस्पिटल ये देखेगा कि इस तरह के सिनेरियो में वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अल्टीमेटली कितना रिकवर कर सकता है और जो एक्सपेक्टेड अमाउंट हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगी। इसी डेफिनेशन में अगले पार्ट में कहता है excluding amount collected on behalf of third parties, for example sales tax। अगर एक कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन में हम कस्टमर से कोई ऐसा अमाउंट रिकवर कर रहे हैं जो किसी और के बिहाफ पे रिकवर किया जा रहा है,
हम कस्टमर से कोई ऐसा अमाउंट रिकवर कर रहे हैं जो किसी और की बिहाफ पे रिकवर किया जा रहा है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट नहीं बनेगा। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल्स टैक्स। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स या सेल्स टैक्स काम किस तरह से करता है कि एक सप्लाई चेन मेंबर अपने कस्टमर को सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करता है, और वो अपने कस्टमर से जो भी सेल्स टैक्स रिकवर करता है वो कंपनी की अपनी इनकम नहीं है, वो कंपनी का अपना रेवेन्यू नहीं है, बल्कि वो अमाउंट उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने 100 रुपए की गुड्स सेल की और 100 रुपए की गुड्स के ऊपर 18% से 18 रुपए का सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो मैंने कस्टमर से कितने रिकवर किए? 118। तो मेरे पास कैश डेबिट होगा 118 से। लेकिन क्या ये पूरे 118 का अमाउंट मेरा है? नहीं सर, इस 118 के अमाउंट में से आपका अमाउंट सिर्फ 100 रुपए है। तो जो मैं अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, जो मैं अपने पास इनकम रिकॉर्ड करूंगा, वो 100 रुपए के रिकॉर्ड करूंगा, और बाकी के जो 18 रुपए जो मैंने कस्टमर से रिकवर किए वो मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। तो 18 रुपए से मैं सेल्स टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट कर दूंगा। 118 रुपए से कैश डेबिट, 100 रुपए से रेवेन्यू क्रेडिट, और बाकी के 18 रुपए से सेल्स टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी तरह से यहां पे एट टाइम्स प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशनशिप भी आ जाता है। प्रिंसिपल एजेंसी के रिलेशनशिप को हम डिटेल में लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बता रहा हूं कि प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में आप हमेशा रेवेन्यू पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं करते जो आप अपने कस्टमर से रिकवर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या करा, मैंने एक बच्चा किडनैप कर लिया, मैंने एक बच्चा किडनैप किया और उसके माँ बाप को फोन किया कि अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे तो मैं आपका बच्चा आपको सही सलामत वापस करूंगा। तो उसके पेरेंट मुझे 1 करोड़ रुपए देने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि बच्चे की डिलीवरी देने के लिए और 1 करोड़ की रिकवरी के लिए अगर खुद जाऊंगा तो रिस्क बहुत है, मुझे पुलिस पकड़ सकती है। तो मैंने क्या करा कि कोई बंदा ढूंढा, कोई एजेंट ढूंढा, उसे मैंने ये जिम्मेदारी दी कि भाई आपने ये बच्चा माँ बाप को डिलीवर करना है, उससे 1 करोड़ रुपए ले लें, 5 लाख रुपए आप रख लेना, 95 लाख रुपए मुझे रिमिट कर देना। तो अब वो जो बंदा है, वो जो एजेंट है, उसने माँ बाप से 1 करोड़ रुपए रिकवर किए। क्या ये 1 करोड़ रुपए उस एजेंट की इनकम है? क्या ये 1 करोड़ रुपए उस एजेंट की रेवेन्यू है? द आंसर इज नो। उसने जो 1 करोड़ रुपए माँ बाप से रिमिट किए, उसमें से 95 लाख उसने मुझे पे करने, 5 लाख रुपए उसने अपनी सर्विसेज, अपनी कमीशन इनकम अर्न की है। तो यहां पे जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है वो एजेंट अपनी रेवेन्यू, अपना इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए से ही रिकॉर्ड कर रहा होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे ही कंपनी में, मेरे ही इदारे में कोई सेल्स स्टाफ है और उसे मैं कहता हूं कि अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्सेज को सेल करते हो तो मैं 10% आपको कमीशन दे रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक सेल्स स्टाफ ने 20,000 रुपए का एक कोर्स सेल किया, 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए कमीशन है। अब इस केस में मैं अपना रेवेन्यू 18,000 से नहीं बल्कि पूरा 20,000 से ही रिकॉर्ड करूंगा, और जो 2,000 रुपए मैं अपने सेल्स स्टाफ को कमीशन पे करूंगा ये मेरे पास अलग से सेलिंग कॉस्ट या कमीशन एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो कब हमने रेवेन्यू नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है या कब हमने रेवेन्यू ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, इस चीज को हम लेटर स्टेज पे प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में कवर करेंगे। प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में आप देखोगे कि कुछ 5 क्राइटेरियाज है, कुछ 5 फैक्टर्स है जिनकी बेसिस पे प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। जहां पे ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा वहां पे एजेंट अपने हिस्से की इनकम रिकॉर्ड करेगा, प्रिंसिपल पूरी अमाउंट की इनकम रिकॉर्ड कर रहा होगा। और जहां पे प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा वहां पे एंटिटी कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, वहां पे रेवेन्यू ग्रॉस अमाउंट है और ग्रॉस अमाउंट के अगेंस्ट बाकी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। लेकिन ये हम लेटर स्टेज पे प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन में हमने 2 चीजें देखी। नंबर 1, ये एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कस्टमर से रिकवर करोगे अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, ट्रांजिशन प्राइस में वो अमाउंट नहीं आएगा जो आपने किसी थर्ड पार्टी की बिहाफ पे रिकवर किया। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास सेल्स टैक्स की है। अब 4 चीजें ऐसी हैं जो आपकी इस ट्रांजिशन प्राइस की नेचर, टाइमिंग, अमाउंट, एक्सटेंट और रिकवरेबिलिटी को किसी ना किसी वे में इंपैक्ट कर रही होगी, और इन 4 चीजों को हम सेपरेट लेक्चर्स में सेपरेटली कवर कर रहे होंगे। कहता है द ट्रांजिशन प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर may include fixed amount, variable amount or both. An entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the transaction price. The nature, timing and amount of consideration promised by the customer is affected by the estimate of the transaction price. When determining the transaction price, the entity must consider the effect of all of the followings. Number 1, variable consideration. Number 2, significant financing component in the contract. Number 3, non-cash consideration. एंड नंबर 4, कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। तो ये 4 चीजें ऐसी है जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस डिटरमाइन करते वक्त कंसिडर करनी है, क्योंकि ये 4 चीजें आपकी ट्रांजिशन प्राइस की अमाउंट, उसकी नेचर, उसकी एक्सटेंट, उसकी टाइमिंग,
इसकी रिकवरेबिलिटी को किसी न किसी वे में अफेक्ट कर रही होगी। तो इन चारों फैक्टर्स को या इन चारों एरियाज को हम 4 सेपरेट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन को कवर किया कि ट्रांजिशन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन एंड इट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट दैट इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पार्टीज। और ये 4 चीजें किसी ना किसी वे में हमारी ट्रांजिशन प्राइस की नेचर, टाइमिंग, अमाउंट, एक्सटेंट और रिकवरेबिलिटी को अफेक्ट कर रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने ट्रांजिशन प्राइस का स्टेप स्टार्ट किया। आई होप ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।